वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं फर्स्ट पेपर के कुछ पार्ट्स आपको पढ़ाऊंगा, तो उसी क्रम में मैं आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जो कि हेल्थ से रिलेटेड है और स्वास्थ्य क्या होता है और स्वास्थ्य कैसे डेवलप करना चाहिए, या पुराने समय में जो एक मान्यता चलती थी कि जैसे कोई व्यक्ति या कोई महामारी का रोग अचानक ही किसी क्षेत्र में, गांव में या कहीं पर भी फैलता था, तो लोग ये सोचते थे कि हमारे कोई दैवी आपदा हम पर आ चुकी है और जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, या देवी हमसे नाखुश हैं या भगवान हमसे रुष्ट है। उसको मान करके हम लोग पूजा पाठ आदि वगैरह में लग जाते थे, जिसकी वजह से अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए हम लोग कोशिश करते थे, लेकिन वो उसमें कामयाबी नहीं मिलती थी, क्योंकि उस समय स्वास्थ्य के विषय में अनभिज्ञता थी। हम लोग वैद्य हकीम के चक्कर में उस समय का एक ट्रीटमेंट का एक वही साधन हुआ करता था। तो उसके बाद में तमाम खोज करता रहे और लोगों ने उस पर रिसर्च किया और बताया कि जो स्वास्थ्य हमारा खराब होता है वो ना कि कोई देवी देवता का, कोई आपदा का कोई कारण बनता है, उसमें हमारे द्वारा या प्रकृति के द्वारा कोई बदलाव या चेंजमेंट आता है, जिसकी वजह से ऐसे माइक्रोब्स का निर्माण हो जाता है जो बीमारी के कारक के रूप में काम करते हैं और बीमारी को ग्रोथ की ओर ले जाते हैं, क्योंकि उन माइक्रोब्स को अपने डेवलपमेंट के लिए मनुष्य या जीवित जंतुओं का सहारा लेना होता है। तो उसी विषय पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्वास्थ्य होता क्या है, और इसी क्रम में पहले चैप्टर का नाम भी आपका है सार्वजनिक स्वास्थ्य का परिचय, है ना। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है, कैसे होता है, तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि आपकी बुक की पहली लाइन लिखी है कि मनुष्य का जो जीवन होता है वो दौलत कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को पहले खराब करता है, और उसी स्वास्थ्य को पाने के लिए, यानी कि जो खराब हुआ स्वास्थ्य होता है उसी को वापस अच्छी स्थिति में लाने के लिए उसी दौलत को वापस खर्च कर देता है। यानी कि मनुष्य, एक लाइन कही जाती है, मनुष्य खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। इस पे ये एक लाइन साबित होती है कि हम अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए, अच्छी जीवन शैली जीने के लिए हम दौलत कमाने की ओर बढ़ते हैं, और जब वो दौलत हमें मिल जाती है तब तक हमारा स्वास्थ्य उतना बिगड़ चुका होता है कि उसी दौलत के द्वारा हम उस स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए फिर से दौलत को खर्च करते हैं, तो हमारे हाथ शून्य ही लगता है। तो आपकी बुक की पहली लाइन है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, और उसमें लिखा है, मनुष्य अपनी शुरुआती आधी जिंदगी दौलत कमाने के लिए स्वास्थ्य अपना खर्च कर देता है, और उसके बाद जिंदगी में अपना स्वास्थ्य दोबारा अच्छा करने के लिए उसी दौलत को वापस खर्च कर देता है। तो ये एक प्रस्तावना के तौर पे आपको बताया गया है कि स्वास्थ्य को उतना ही खर्च किया जाए जितना आपके जीवन पर्यंत, मतलब जीवन यापन के लिए किसी दौलत को या किसी चीज को पाने के लिए उसमें उतनी ही मेहनत की जाए जिसपे आपके किसी स्वास्थ्य का असर ना पड़ने पाए। ठीक है, तो इसी के लिए जैसे कि अब स्वास्थ्य को आपने समझ लिया कि स्वास्थ्य क्या है, तो अगर हम इसमें बात करें कि महामारी अगर पूर्व समय में पड़ती थी तो बहुत लोग बीमार पड़ते थे। तो उसमें ये होता था कि किसी एजेंट के द्वारा बीमारी फैली है, या अचानक बीमारी डेवलप हो गई है, या देवी नाखुश है, ये मान्यता होती थी। तो पूरे जन समूह या समुदाय का जीवन स्तर जो होता था वो एक साथ प्रभावित होता था। महामारी का मतलब यही होता है कि कुछ समय में या कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में या कुछ दिनों में बीमारी इतनी तेजी से ग्रोथ करती है कि वो पूरे विश्व को या पूरे जन समुदाय को अपनी चपेट में तुरंत ले लेती है। जैसा कि आप अभी लेटेस्ट में देख रहे हैं, पिछले 6 महीने के अंदर, अब तो 1 वर्ष होने जा रहा पूरे विश्व के लिए, कोविड महामारी के रूप में इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है कि उसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 6 महीने से अपने यहाँ लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन क्यों लगाया गया? लगाने का मुख्य कारण ये था कि उस पे जो स्वास्थ्य है, हमारा स्वास्थ्य को अच्छा बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार या सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस पे कैसे निजात पाई जा सके, क्योंकि राज्य का निवासी एक पुत्र की भांति होता है और राज्य का सर्वे सर्वा एक पिता की भांति होता है। तो सारी जिम्मेदारी पिता पर ही निर्भर नहीं होती है,
वो पुत्र के ऊपर भी आती है कि वो क्या अच्छा स्वास्थ्य, जैसे कि अगर महामारी की अगर हम बात करें तो महामारी से निपटने के लिए सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना उनके पुत्रों का काम, यानी कि वहाँ की जनता का काम है कि उस गाइडलाइन का अगर वो पालन अच्छी तरह से करती है तो जो सरकार ने मुहिम चलाई है या जिस विषय पर वो गाइडलाइन जारी कर चुकी है उस पे कहीं ना कहीं हमें सफलता मिलेगी और बीमारी से निजात मिलने के चांसेस रहते हैं। तो महामारी को अगर हम एक पैराग्रुप में मैंने लिख कर तैयार किया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि जैसे कि महामारी के दौरान बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ते हैं, पूरे जन समुदाय को वो प्रभावित करता है या प्रभावित होते हैं, बड़े पैमाने पर या छोटे पैमाने पर जान माल का नुकसान भी होता है, और ये महामारी बारंबार या कभी कभी या कुछ विशेष टाइमों पर भी उत्पन्न हो सकती है। जैसा कि आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बता दूंगा, डेंगू का आपने नाम सुना होगा, मलेरिया का नाम सुना होगा। तो डेंगू का एक अनुकूल वातावरण का समय होता है, जैसे कि अब समय डेंगू का चल रहा है इस बीच में कि जैसे कि जो एजेंट है मच्छर के द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है, आप सभी ने सुना होगा, एडीज मच्छर के द्वारा ये बीमारी होती है। तो उसके लिए एक अनुकूल वातावरण होता है, सर्दी का मौसम स्टार्ट होना और गर्मी के मौसम के जाते जाते, यानी कि जो ये सर्दी और गर्मी के बीच का समय होता है वो एक तरह से एडीज मच्छर के ग्रोथ करने का एक समय होता है, जिस बीच में वो ग्रोथ करता है और अपनी चपेट में मनुष्य यानी होस्ट को लेता है और उस बीमारी को बढ़ाता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि कुछ समय या कुछ समय के लिए या एक अनुकूल वातावरण के लिए, है ना। तो ये जो महामारी का रूप जो धारण करने वाली चीजें हैं उसके लिए कई मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, जैसे भीड़ भाड़ का एरिया, अच्छा वातावरण ना होना और स्वच्छता पेयजल की कमी, मल जल निपटान अच्छी तरह से ना हो रहा हो। तो ये सब कारण बीमारी यानी संक्रामक बीमारी या महामारी का रूप लेने का एक कारण बन सकता है। तो स्वास्थ्य के लिए आप ये समझ रहे होंगे कि स्वास्थ्य यदि बिगड़ता है तो वो किस स्तर तक कहाँ तक जा सकता है और कैसे लोगों को बीमार कर सकता है। ठीक है, तो अब इसलिए वैज्ञानिक अर्थ में स्वास्थ्य की संकल्पना को समझना अति आवश्यक है। अब स्वास्थ्य की संकल्पना क्या होती है तो उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। ये पैराग्राफ है कि मनुष्य को समझ में आया होगा कि केवल महामारी का ना होना ही या बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य बेहतर होना अच्छा माना जाता है। ये तो आप सभी समझते हैं कि आप स्वस्थ हैं तो किसी न किसी रूप में बीमार हैं या कोई ना कोई आप में चिंताग्रस्त लगी हुई है, जिसके कारण से आपको वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहा जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, इस एक स्वास्थ्य की परिभाषा आपके पेपर में 1 वर्ड में एक परिभाषा पूछी जाती है, तो उस परिभाषा को मैं बता देता हूँ। स्वास्थ्य किसी प्राणी की, लिख लीजिएगा इसको, स्वास्थ्य किसी प्राणी की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तर की वह पूर्ण अवस्था है, ना कि रोगों की अनुपस्थिति मात्र। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि आपने लिखा, स्वास्थ्य किसी प्राणी की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर की वह पूर्ण अवस्था है, ना कि रोगों की अनुपस्थिति मात्र। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये स्वास्थ्य की संकल्पना में इसी लाइन को बताया गया है कि जैसे कि बीमार ना होना ही स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य नहीं कहलाता है। जैसे कि आप में कोई बीमारी ग्रस्त नहीं है लेकिन आपको एक चिंता लगी, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, आपको चिंता लगी कि अच्छी जॉब कब लगेगी, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद कितने दिनों बाद नौकरी लगेगी, क्या करेंगे हम, या इसको कहाँ पे नौकरी करें। तो मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि इच्छाओं का एक असीमित दायरा होता है कि जो चीज़ पूर्ण हो गई उसके बाद हम और अच्छा सोचने लगे, उसके बाद और अच्छा सोचने लगे। तो जैसे कि स्वास्थ्य किसी प्राणी की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, यानी कि शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं, आप में कोई बीमारी नहीं है, मानसिक रूप से आप इस चक्कर में बीमार हैं कि आपके दिमाग में एक सोच लगी हुई है कि मैं ग्रेजुएट हूं, मेरी इतनी उम्र हो गई है, हमारे साथ के लोग नौकरी कर रहे हैं, मुझे नौकरी नहीं मिली। आप प्रयासरत हैं लेकिन आपके में एक चिंता है, यानी कि आप मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आप चिंताग्रस्त हैं, यानी कि आप बीमार हैं। ठीक है। और आध्यात्मिक स्तर का मतलब ये हुआ कि आप शारीरिक, मानसिक भी अगर स्वस्थ हैं तो आध्यात्मिक स्तर पे अरे हमें नौकरी कैसे मिली गई और ये कम मिली है और हमें ये परेशानी हो रही है, इससे ये नहीं, तो यानी कि आपके इच्छाओं की अब बढ़ोतरी हो रही है। तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर से आपको स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, और ना कि रोगों की अनुपस्थिति मात्र।
बीमार नहीं है, शारीरिक मानसिक किसी न किसी रूप से आप बीमार हैं, तो उसे अच्छा स्वास्थ्य नहीं कहा जाएगा। क्योंकि आप अब जैसे कि आपको नौकरी मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन इसके बावजूद आपने कहा कि अभी हमारे पास घर अच्छा नहीं है, मैंने बंगलो नहीं बनाया, मैंने गाड़ी नहीं खरीदी, तो आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से या आप एक अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, आप और अच्छा काम करने के लिए अपने स्वास्थ्य को मतलब स्वास्थ्य पे आप ज्यादा जोर देंगे, तो जाहिर सी बात है आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा ही। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैं आशा कर रहा हूँ कि आपने ये एक लाइन जो परिभाषा के रूप में मैंने बताई, इसे नोट कर लें, और ये आपके कोर्स की सबसे पहला एक ऐसा टॉपिक है या पहली एक ऐसी परिभाषा है जो आपके पूरे कोर्स के दौरान हर जगह कहीं ना कहीं एग्जामिनर हुआ, टीचर हुआ या वन वर्ड के क्वेश्चन हुए, तो सबसे पहली लाइन ये होती है कि आप डिफिनेशन ऑफ हेल्थ बताएं, यानी स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है। तो मैं आपको फिर से बताऊंगा कि स्वास्थ्य किसी प्राणी की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर की वह पूर्ण अवस्था है, ना कि रोगों की अनुपस्थिति मात्र। इसे रट लें, 1 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग आगे बैठेंगे। स्वास्थ्य की संकल्पना आपको समझ में आ गई होगी कि अच्छा स्वास्थ्य पाना ही सभी की आवश्यकता होती है, और अच्छा स्वास्थ्य दिलाना वहां के स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो एक संकल्पना है उसे मैंने लिखकर तैयार किया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि ये क्या है। और जैसे कि है, समाज के एक सदस्य के रूप में जीवन बसर करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य जीवन की सुनिश्चिति के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग में लाने को हम सार्वजनिक स्वास्थ्य कहते हैं। इसीलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य निम्न बातों पे निर्भर करता है। अब देखिए, इस लाइन को मैंने लिखा है कि स्वास्थ्य समाज के एक सदस्य के रूप में जीवन बसर करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य जीवन की सुनिश्चिति के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को उपयोग में लाने को सार्वजनिक स्वास्थ्य कहा जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम करना है या किसी राज्य सरकार को किसी क्षेत्र विशेष के लिए या समाज के लिए अच्छा स्वास्थ्य का निर्माण करना है, तो कुछ वैज्ञानिक विधि का उपयोग करा ही जाना उनके लिए आवश्यक होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल तौर बताता हूँ, कोविड के लिए पूरा विश्व परेशान है, उसकी वैक्सीन ढूंढने के लिए उसके एजेंट का पता लगाना, और जैसे कि एजेंट का पता चल चुका है, उसका अनुकूल वातावरण पता चल गया है, जैसे कि हम लोग जितनी भी गाइडलाइन का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि जो उसके राज्य सरकार या विश्व की सरकार जो इस बीमारी पर महामारी के रूप में जो फैली है, उस पर निजात पाने के लिए उस पर जो भी रिसर्च चल रहा है, उसी रिसर्च के अनुसार ही जो हमें गाइडलाइन मिल रही है, वो उसी रिसर्च का ही नतीजा है। अब हम कोविड को ही अगर एग्जाम्पल लेकर के इस संकल्पना को समझाएं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे सरकार ने कहा मास्क लगाना अति आवश्यक है, मास्क लगाना इसलिए आवश्यक है, तो उस गाइडलाइन में ये बताया गया कि जो कोरोना वायरस के द्वारा ये कोविड फैल रहा है, उस कोरोना वायरस का मूल निवास स्थान शरीर में कहाँ होता है। तो उन्होंने बताया कि काढ़ा पीना है, गर्म पानी पीना है, तो उसका मूल निवास कहाँ है? चेहरे से गर्दन या लंग्स तक ही उसका एक मूल निवास होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो फूड पाइप यानी कि आपके खाने पीने की चीज के द्वारा पेट के अंदर गया, तो आपके शरीर के अंदर जो HCl यानी कि जो आपका डाइजेस्टिव जूस है, वो उसे मार देगा। ठीक है, तो वो जो किसको निशाना बनाता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक के माध्यम से। इसीलिए मास्क लगाना क्यों आवश्यक बताया गया कि आपका नाक और मुंह ही रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक मुख्य द्वार होता है। इसके द्वारा ही वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर पहुंच करके एक जाल का निर्माण करता है, आपके विंड पाइप को बंद करता है, जिसके कारण से आपकी मौत हो सकती है। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि मास्क लगाना और किसी प्रकार से गंदे हाथों से आपके मुंह और नाक को न छुए, जिसकी वजह से आपकी बीमारी ग्रोथ कर सके। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि मास्क लगाना क्यों आवश्यक है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य में जो ये राज्य सरकार की पहली गाइडलाइन थी कि वैज्ञानिक विधि में मास्क लगाना अति आवश्यक है। अब दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया सैनिटाइजर का उपयोग करना। सैनिटाइजर का उपयोग वैज्ञानिक विधि का ही कारण है कि अगर कोविड से बचना है तो मास्क के साथ साथ आप सैनिटाइजर का या हर आधे घंटे में या जब भी कोई ऐसी चीजों को छुएं या कहीं बाहर जाएं तो अपने हाथ पैर को और अपने आप को सैनिटाइज अवश्य कर लें। वो इसलिए कर लें कि जो कोविड का एजेंट है, कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, उसका साधारण से पानी से धुलने पर भी वो सर्विस लेवल से समाप्त हो सकता है। इसके बाद में गाइडलाइन ये भी थी
कि आप किसी भी सार्वजनिक चीज में, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी सार्वजनिक वस्तु को छूते हैं, मेटल की चीज छूते हैं या जहां पे पब्लिक आवागमन ज्यादा है उस चीज को आप स्पर्श में आते हैं या संपर्क में आते हैं, तो आप अपने आप को सैनिटाइज कर लें, अपने हाथ पैर को ढंग से धुल लें और जिस वस्तु को छू रहे हैं उसे सैनिटाइज कर दिया जाए। ये आपको बताया गया था और ये भी एक वैज्ञानिक विधि का ही एक मुख्य पॉइंट था। ठीक है, और भी कई पॉइंट बताए गए थे आपने कोविड के पिछले 6 महीने के दौरान, और अभी भी आप उसका पालन भी कर रहे हैं कि सैनिटाइजर का उपयोग करें और शारीरिक विकास के लिए कि वो इम्यूनिटी को, अगर इम्यूनिटी जिसकी डेवलप होगी वो उस पे कोविड का संक्रमण नहीं होगा। तो इन सब चीजों को ही वैज्ञानिक विधि के द्वारा समझाया गया कि महामारी से निजात पाने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए अगर वैज्ञानिक विधि का जो सरकार गाइडलाइन पारित करती है उसका पालन करना ही राज्य के बच्चे यानी राज्य के पब्लिक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिसे पालन किया जाएगा तो आप अच्छे स्वास्थ्य की ओर बढ़ सकते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊंगा कि जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार नहीं होती है। राज्य सरकार ने आपको एक रास्ता बताया आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसने जन सुविधा केंद्र या आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, लाइब्रेरी और डॉक्टर मुहैया करा दिए, लेकिन उस अच्छे स्वास्थ्य का पालन करना आपकी जिम्मेदारी में आता है कि अगर बेहतर स्वास्थ्य पाना है तो आपको उनकी गाइडलाइन को पालन करना ही अति आवश्यक है। जैसे कि आपको अच्छा स्वास्थ्य या अच्छे वातावरण में रहना ही अच्छे स्वास्थ्य की एक निशानी होती है। यानी कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, किसी संक्रामक बीमारी से ग्रसित नहीं होना है, तो जैसे कि स्कूलों में कहा जाता है छोटे बच्चों से, आप ये थोड़ा सा आप बैक में जाकर देखिए, आप भी अगर 5th या 10th तक के क्लास में आपने भी पढ़ा है, आपने देखा वो स्कूल में आपकी ड्रेस चेक होती थी, आपके बाल चेक होते थे, आपके नाखून चेक होते थे, दांत चेक होते थे। तो ये सब चीजों का कारण क्या था? ये चेक करने का ये कारण था कि जब तक आप पर्सनल हाइजीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। स्कूल चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले। जैसा कि बड़े बाल होना, किसी परजीवी को संक्रमित करके परजीवी को अपने सर पे पालना, यानी कि जैसे जूं हो जाना, जूं से कई प्रकार की बीमारी जैसे रिलैप्सिंग फीवर वगैरह तमाम आगे के चैप्टर्स में आपको बताऊंगा, तो उससे प्रभावित हो सकता है। इसलिए बाल छोटे रखने के लिए स्कूल प्रभावित करता था, सभी को डांटता था, आपकी मार पिटाई भी होती थी स्कूलों में। तो वो एक आपको आज लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि छोटे बाल रखने के लिए टीचर या जो भी चेक करने वाले टीचर होते थे वो क्यों पनिशमेंट करते थे। ठीक है, रोज ड्रेस आपकी चेक होती थी कि प्रेस है कि नहीं है। प्रेस कारण का यह भी कारण था, पहली बात तो आपका कपड़ा डेली धुलेगा, धुलने के बाद जाहिर सी बात है कि आपको आयरन करना होगा। आयरन करने का कारण ये होता है कि जो माइक्रोस पानी के द्वारा जो धुले गए हैं, डिटर्जेंट के द्वारा आपका कपड़ा धुला गया है, उसके बाद भी अगर उसमें कोई संक्रमण टिक गया है या रुक गया है, उसको हटाने के लिए मैंने उस पर आयरन किया। आयरन करने से क्या हुआ कि वो सरफेस लेवल पर जो भी एजेंट था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों ये सब चीज़ों की जांच स्कूलों में की जाती थी और उसका क्या कारण रहा है, जिसे आप आज विस्तार से पढ़ रहे हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की संकल्पना एक टॉपिक है, उसमें 2-3 लाइनें हैं जिसे कि मैंने लिखकर तैयार किया हुआ है। इसे मैं पढ़ के बताता हूँ, आप नोट भी कर लीजिएगा और स्लाइड के लास्ट में मैं इस नोट की एक कॉपी भी डाल दूंगा जिसे आप देख करके लिख सकते हैं। तो जो इसकी सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो एक संकल्पना थी, उसमें जो पहला पॉइंट था उसमें यह है कि अनेक बीमारियों का फैलाव जिस परिस्थिति या जिस स्थिति में होता है उस परिस्थिति का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। मैं आपको इस लाइन पर एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। दूसरी लाइन लिखिए, बीमारी की रोकथाम करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की सुविधा मुहैया कराने हेतु प्रशासनिक यंत्रणा यानी कि सरकार जिसके पास हो ऐसा संगठन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये भी समझाता हूं आपको। तीसरा है औषधि और वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करना ताकि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सभी घटकों पर नियंत्रण लाया जा सके और उसमें सुधार किया जा सके। आपको मैंने 3 पॉइंट बताए कि 3 पॉइंट पर सबसे क्या कि पहली बात, बीमारी किस परिस्थिति में उत्पन्न हो रही है उसका ज्ञान होना और उस बीमारी को कैसे रोका जा सके उसका ज्ञान होना पब्लिक का और सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी होती है। ठीक है।
ना ही सरकार उस बीमारी को पूर्ण रूप से रोक सकती है और ना कि जब तक आपसी सहयोग नहीं होगा बीमारी पे नियंत्रण होना पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट है बीमारी की रोकथाम करने के लिए और उस रोग से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि उस रोग से स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक सिस्टम या प्रणाली बनी होनी चाहिए। ये उसकी जिम्मेदारी होती है। तीसरा पॉइंट है औषधि और वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सारे कंपोनेंट्स को या सारे कारकों को जान करके उस पर निजात पाना ही स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की एक स्थिति है या एक संकल्पना है। तो यानी कि 3 पॉइंट के द्वारा हम सार्वजनिक स्वास्थ्य की संकल्पना को अच्छा कर सकते और बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आप कोविड का एक एग्जाम्पल लेकर के इसी पॉइंट को कंप्लीट करूंगा और यहीं पर आपका चैप्टर कंप्लीट करूंगा। जैसा कि आपने पहला पॉइंट मैंने आपको पढ़ के बताया अभी कि किसी भी बीमारी के स्थिति या परिस्थिति का ज्ञान हो करके उस पे कंट्रोल करना ही सबसे पहला प्रमुख बिंदु होता है सार्वजनिक स्वास्थ्य के बढ़ावा देने के लिए। तो कोविड का एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कोविड है, कोविड की स्थिति को जैसे कि वैज्ञानिकों ने इतना पता लगाया कि कोविड कोरोना वायरस के द्वारा फैलता है और किस स्थिति से ये ग्रोथ करता है, जिसकी गाइडलाइन का उपयोग करके हम कहीं ना कहीं इसकी चेन को तोड़ चुके हैं और तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा और औषधि विधि के द्वारा इस पर रोक लगाए। तो आपको तमाम तरह के जो रिसर्च करता है या जो वैज्ञानिक लगे हुए हैं कोविड के एजेंट को समाप्त करने के लिए, कैसे इस बीमारी पर निजात पाई जा सके, जो बीमार पड़ चुके हैं उनको कैसे स्वस्थ किया जाए या स्वस्थ व्यक्ति कैसे उस पर बचाव कर सकता है, बचाव और जो व्यक्ति बीमार हो गए हैं उनमें क्या कमी पाई गई और जो व्यक्ति स्वस्थ हैं और अभी बीमारी की चपेट में नहीं आ पाए हैं और नहीं आएंगे उसके लिए भी उन्होंने गाइडलाइन बनाई। जैसे कि बताया गया, आपने एक पॉइंट पढ़ा कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वो व्यक्ति कोरोना से बीमार नहीं हो सकता है और जिसकी इम्यूनिटी कम डेवलप होगी या कमजोर होगी वो व्यक्ति कोविड के संक्रमण की चपेट में आ सकता है। तो ये सब जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के संकल्पना के तहत ये बताया गया, 3 पॉइंट इसमें बताए गए। बीमारी की स्थिति का पता लगाना या उसका एक अनुकूल वातावरण या किसको शिकार बनाता है उसके बारे में जानकारी करना, उस सिस्टम से बचने के लिए सरकार क्या गाइडलाइन, सरकार की क्या दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है जिसका पालन करके हम उस बीमारी से निजात पा सकते हैं। औषधि ज्ञान का मतलब जैसे तमाम सरकार ने तमाम रास्ते बताए और तमाम वैज्ञानिकों ने बताया, गर्म पानी पीना, काढ़ा का उपयोग करना और ये विटामिन सी की टैबलेट लेना जिससे इम्यूनिटी डेवलप हो, ये सब औषधि ज्ञान के द्वारा या उस पर वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च के द्वारा पता लगाया गया कि इससे हम निजात पा सकते हैं। और वैक्सीन पर ज़्यादातर रिसर्च